जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 का री एग्जाम जो हुआ था 24 अगस्त 2024 के, उसके दोनों शिफ्टों में पूछे गए जीएस के 76 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रत्येक प्रश्न का सटीक उत्तर और एक्सप्लेनेशन जान पाएंगे और अन्य विकल्पों से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी आपको होगी। इसका 76 क्वेश्चन का फास्ट रिविजन कर पाएंगे। क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन मिल सकते हैं। एग्जाम का एग्जैक्ट ट्रेंड समझने में आपको मदद करेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। इससे आयोग की मानसिकता के बारे में आप जान पाएंगे, किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, किस तरह के ऑप्शंस बन रहे हैं। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें प्रेरित करते हैं अगले वीडियो लाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 24 अगस्त 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के 38 प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के जीएसटी मॉडल की संरचना स्ट्रक्चर्स की संख्या है तो कितनी संख्या है? तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 संख्या है। जीएसटी मॉडल में आप जानते हैं 4 टैक्स स्लैब थे, 5%, 5, 12, 18 और 28। तो ये 4 हो गए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आगे बढ़ें तो जीएसटी से रिलेटेड हम थोड़ा सा डेप्थ में देख लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वस्तु और सेवा कर इसका हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में गुड्स और सर्विस टैक्स कहते हैं। लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से लाया गया था। ये 122वां विधेयक था। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर 8 सितंबर 2016 को किया गया था। इसमें एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया है जो अनुच्छेद 289A में उसका स्थान दिया गया है, जिसमें कुल 33 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और अन्य जो सदस्य होते हैं राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं वो होते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली थे। जीएसटी से संबंधित सारे निर्णय जीएसटी परिषद लेती है 3/4 वोटों के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, 3/4, 2/4 नहीं, 3/4 के माध्यम से लिया जाता है। जीएसटी के प्रकार के बारे में बात करें तो 4 प्रकार का होता है: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। सीजीएसटी जो है राष्ट्रपति हस्ताक्षर 12 अप्रैल 2017 में किए थे। ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया था। जीएसटी की सिफारिश जीएसटी परिषद द्वारा किया गया था। और आगे बात करें तो जीएसटी के ड्राफ्ट समिति जो है असीम दास गुप्ता द्वारा समिति द्वारा लाया गया था। जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया था। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार प्रस्तावित करने का किसके द्वारा किया गया था? तो केलकर टास्क फोर्स के द्वारा किया गया था। जीएसटी आईएन जो होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ही शायद इसका फुल फॉर्म होता है। आगे हम इसको देखेंगे। इसमें 15 अंक होते हैं। ध्यान रखिए 15 अंक होते हैं। 5 टैक्स स्लैब, ये 4 टैक्स स्लैब है, 0 इसमें काउंट नहीं किया जाता है। तो 5, 10, 18, 28 ये 4 टैक्स स्लैब है। ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया था, जो है कैंपेन जीएसटी को जागरूकता के लिए। जीएसटी मॉडल जो है कनाडा मॉडल पर आधारित है। और बात करें अन्य आगे तो अनुच्छेद 246A में केंद्र सरकार को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की शक्ति है। ये जीएसटी जो है दोस्त ये अप्रत्यक्ष कर और गंतव्य आधारित कर है। आदर्श वाक्य इसका क्या है? 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट है। विश्व में प्रथम देश जिसने जीएसटी लागू किया था फ्रांस। भारत में प्रथम राज्य जिसने जीएसटी लागू किया असम। केंद्र और राज्यों के द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक जीएसटी लगेगा। और जीएसटी से कुछ वस्तुएं मुक्त रखी गई हैं, जैसे पेट्रोलियम, मादक पदार्थ, बिजली। इस पर राज्य सरकार जो है कानून बनाती है। आगे बात करें तो जीएसटी में कुछ कर जो है शामिल हैं, तो इसमें केंद्र संबंधी कर हैं और राज्य संबंधी कर शामिल करके एक जीएसटी बनाया गया है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन को, तो डब्ल्यूटीओ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, नगोजी ओंकोजी इवेला। ये जो है डब्ल्यूटीओ के वर्तमान महानिदेशक हैं और ये अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें पहली वहाँ की अफ्रीकी महिला हैं और ये पहली महिला भी हैं। अफ्रीका की पहली सदस्य हैं और पहली महिला जो हैं ये डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पैन का पूर्ण रूप क्या है? तो पैन का जो है पूर्ण रूप हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्थायी खाता संख्या ये पैन का पूर्ण रूप होता है। ये आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और ये 10 अंकों का पहचान नंबर होता है और इसमें टैक्स भरने, वित्तीय लेन देन में ये आवश्यक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो लाया गया था उसमें इसका उद्देश्य जो है वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जिनकी आयु 60 वर्ष के बाद उन्हें 60 वर्ष आयु पूरी हो जाती है तो उन्हें न्यूनतम 3000 प्रति महीने का पेंशन दिया जाएगा।
तो इसके अन्य ऑप्शन की बात कर लें तो प्रधानमंत्री ये जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए लाया गया था और इसमें लाभार्थी के लिए जो है 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगा। और अन्य ऑप्शन की बात करें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश योजना है, ठीक है। और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की बात करें तो इसमें जो संगठित और सामान्य नागरिकों के लिए ये है, ठीक है। आगे बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें 2 लाख रुपए तक की जीवन बीमा प्रदान की जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जीएसटी जो नई योजनाएं हैं जो वर्तमान सरकार लागू की है 2014 से लेकर के अभी तक, उसको अच्छे से पढ़ के वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा C.S. लुइस द्वारा लिखी गई है। और ये जो है ये बच्चों के लिए लिखी गई एक प्रसिद्ध उपन्यास है, साहसिक उपन्यास है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़े से फैक्चुअल हैं, ये अगर आपको आते हैं तभी आप कर सकते हैं। तो थोड़े से इस टाइप के हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो वर्ल्ड लेवल के जो फेमस बुक हैं, लेखक हैं, कौन कौन से उन्होंने किताबें लिखी हैं, तो वो पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास और मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो जब बराबर स्थिति रहती है तो शून्य जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। शून्य जनसंख्या वृद्धि, जैसे जन्म हो गया, किसी क्षेत्र में किसी का जन्म होता है, कोई वहाँ पे आता है, ठीक है, वहाँ पे लोगों की वृद्धि होती है और उतनी ही संख्या में वहाँ से उत्प्रवास होता है। जैसे 5 लोग आते हैं, 5 लोग आप्रवास होता है और 5 लोगों का जन्म होता है, तो 10 लोगों का आगमन, नए लोग आ गए और 5 लोग का उत्प्रवास हो गया, 5 लोग चले गए और 5 लोगों की मृत्यु हो गई। मतलब जितने गए और जितने आए वो दोनों संख्या बराबर है, तो वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि क्या होगी? शून्य हो गई ना, तो उसे शून्य जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अगर जैसे 5 लोग आते हैं, 10 लोग आते हैं, 5 लोग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, मतलब बढ़ गई है। और तेजी से जनसंख्या वृद्धि, अगर जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे आ गए, कोई जो है गया नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा? तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा, उसे विस्फोट कहते हैं। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, जैसे आए कम लोग, नए कोई नहीं आया, बाकी चले गए 5 लोग, कोई नहीं आया, 5 लोग चले गए, तो उसे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। डी वाला यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो सी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। ये देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन जो है बिना पढ़े भी आप लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है बाई ऑप्शन भी लगाइए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप बाई ऑप्शन पे जा सकते हैं। देखिए, सैन्य सहयोग बढ़ाना, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वित्तीय बाजार, ये इससे कोई मैचिंग नहीं है इसका। यहाँ तकनीकी देखिए दिया है, तकनीकी और आर्थिक सहयोग, मतलब यही वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन को आप बिना पढ़े भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो है भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग जो है ये विदेश मंत्रालय द्वारा 1961 में लाया गया था। ये 1961 में लाया गया था और इसका उद्देश्य था विकासशील देशों के नागरिकों को तकनीकी सहायता और कैपेसिटी बिल्डिंग करके उन्हें ट्रेनिंग दिया जाए, उन्हें ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सूर्य हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए एकमात्र ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? सूर्य है। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो ये कृत्रिम तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड की जाती है प्लूटोनियम और यूरेनियम के माध्यम से। महासागर की लहरें जो हैं चंद्रमा और हवाओं के माध्यम से चलती हैं। भूतापी ऊर्जा जो है वो ज्वालामुखी जैसे गर्माहट या भूमि की गर्मी से उत्पन्न ऊर्जा को भूतापी ऊर्जा कहते हैं। सी वाला, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, राष्ट्रपति के पास है। ये वित्तीय आपातकाल की बात करें तो ये भाग जो है 18 में है ना, आपातकाल 18 में है। और ये 18 जो है उसमें 18 में आर्टिकल नंबर 352 से लेकर के 360 में 3 आपातकाल के बारे में बताया गया है, जिसमें 360वां में जो है वो वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रोविजन किया गया है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है तो वो जो है वित्त मंत्री और जो प्रधानमंत्री के माध्यम से उनकी कैबिनेट के सलाह के आधार पे वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं और संसद जो है वो निश्चित समय अवधि में उसे मंजूरी प्रदान करती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक
के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो फेसबुक ग्राहक का ऐसा कौन सा सोशल मीडिया, कौन सा ऐसा टूल है जिसके माध्यम से ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला चैट पीपुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चैट पीपुल जो है ये AI आधारित चैट बॉट है, चैट बॉट प्लेटफॉर्म है जो फेसबुक मैसेंजर के लिए काम करता है। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो इसमें और बात करें तो सोशल ओम्स की बात करें, अन्य ऑप्शन जो है सोशल ओम्स और अगोरा पल्स और पोस्ट प्लानर जो हैं ये फेसबुक मैसेंजर के लिए ये काम नहीं करते हैं। ये जो है कंटेंट खोजने और एनालिटिक्स ट्रैक करने के लिए इस टूल्स का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा ढाका, जो है बांग्लादेश की राजधानी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसमें ढाका जो है ये जो है विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक है। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो सिलहट जो है ये असम के नीचे वाला क्षेत्र है और ये चाय के बागान के लिए फेमस है, वहाँ का प्रमुख शहर है। राजशाही जो है ये आम के लिए फेमस है और खुलना जैसे ये एक बंदरगाह है और इसलिए ये वहाँ के प्रमुख शहर भी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 मार्च को जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है जनता को सामूहिक विनाश के हथियारों के खतरों के प्रति सचेत करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सल्स में मान्यता मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा कैपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था 2023 का क्वेश्चन के बेस्ड पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2024 में एग्जाम हुआ था तो 1 साल पहले का पूछा है। तो अभी वर्तमान में क्या क्या यूनेस्को द्वारा जो है शामिल किया गया है, किसको कोई मान्यता मिली है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ के जाइए। जैसे अभी आंध्र प्रदेश में कोई यूनेस्को द्वारा मान्यता दिया गया हो किसी स्थल को, तो वो क्यों दिया गया है, कौन सा स्थल, उसका नाम क्या है, तो उसको आप पढ़ के जरूर जाइए। ठीक है, देखिए इस तरह से यही तो आपको समझना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। देखिए ये सब पूछ रहा है यूनेस्को द्वारा, जो है यूनेस्को का जो वैश्विक संस्थान है, धरोहर प्रोवाइड कराता है, कल्चर को बढ़ावा देता है। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कट पढ़ के जाइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स, ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर VR कृष्ण अय्यर, इसके राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है VR कृष्ण अय्यर जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो है न्यायाधीश रह चुके हैं और इन्होंने ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार और उसका किस तरह से कानून द्वारा दुरुपयोग किया जाता है उसका ज़मीनी हकीकत के बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा है। आगे हम देख लेते हैं। इसे राष्ट्रीय मानव अधिकार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले शिफ्टों में 2018 से लेकर के 2024 के बीच में। तो इसको हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है इसका गठन 1993 में किया गया है। मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य क्या है? मानव अधिकार का संरक्षण और प्रचार प्रसार करना है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन और देखिए बन सकते हैं, बने हैं। ठीक है, ये देखिए मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा UDHR के कुछ बुनियादी मानव अधिकार हैं, तो उसमें कुछ अनुच्छेद हैं, उसमें कौन कौन से ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। अनुच्छेद 1 में समानता का अधिकार के बारे में प्रोविजन किया गया है। जैसे अपना भारत का संविधान उसमें हर अनुच्छेद में कुछ प्रोविजन किया गया है, उसी तरह से यूनाइटेड नेशन ने सार्वभौमिक घोषणा जारी किया है, उसमें कुछ अनुच्छेद हैं, उसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं ये देखिए वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये हमारे सिलेबस में भी लिखा है मानव अधिकार। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए 2-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। हमने 23 अगस्त को अभी पिछला वीडियो हमने देखा, वहाँ हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन मिला था। ठीक है, वहाँ पे 25 वाला या 17 वाला पूछा गया था। तो ये भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए। अनुच्छेद 1 में समानता का अधिकार है। 2 में भेदभाव से मुक्ति के बारे में प्रोविजन किया गया है। अनुच्छेद 3 में जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में का अधिकार देता है। आगे देखें, अनुच्छेद 4 जो है वो
दास्ता से मुक्ति के बारे में प्रोविजन करता है। अनुच्छेद 5 जो है अत्याचार और अपमानजनक उपचार से मुक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 6 जो है वो कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार देता है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं दोस्त किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। थोड़े से कठिन है, लेकिन आप इसको कुछ कंसेप्ट के माध्यम से लर्न निकल लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। मानवाधिकार पहल राष्ट्रमंडल ये कब हुआ था? तो स्थापना इसकी 1987 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रमंडल में मानवाधिकार को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत के संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल दोस्त 1987 में लाया गया था और इसका उद्देश्य जो था ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले CFC जैसे रसायनों के उत्पादन और उपयोग पर पूरी दुनिया में चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना इसका उद्देश्य था। अन्य ऑप्शन की बात करें तो जिनेवा कन्वेंशन दोस्तों ये युद्ध बंदियों को मानवीय अधिकार से रिलेटेड है। पेरिस समझौता दोस्त ये ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने से रिलेटेड ये समझौता है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैसेज को उत्सर्जन में कटौती के से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या कितने से अधिक होती है? तो 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या है किसी शहर की तो वो मेगा शहर के नाम से जाना जाएगा। ये जो है यूनाइटेड नेशन ये के गाइडलाइंस के अनुसार, स्टैंडर्ड मानक के अनुसार जो 10 मिलियन से या 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहर हैं उसे मेगा सिटी कहा जाता है। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, टोक्यो हो गया, शंघाई हो गया, ठीक है। और 5 मिलियन से अधिक के जो शहर होते हैं यानी कि 50 लाख वाले उन्हें बड़े शहर, और 15 से 20 लाख मिलियन वाले जो होते हैं उन्हें सुपर मेगा सिटी की श्रेणी में रखा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड ओरियन प्लेटफॉर्मों में डाला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ट्रोजन वायरस है जो कई सोलर विंड ओरियन प्लेटफॉर्म में डाला गया था? तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सनबर्स्ट जो है ये ऐसा ट्रोजन वायरस है जो सोलर विंड ओरियन प्लेटफॉर्म में डाला गया था। तो इसका जो है ये वायरस जो है सॉफ्टवेयर से 2020 में ये सॉफ्टवेयर से 2020 में सोलर विंड साइबर हमले में दुनिया भर के सरकारी कंप्यूटर नेटवर्कों को पर अनधिकृत पहुंच प्रदान कर लिया था, पहुंच पाई थी, ठीक है। ये बहुत बड़ा ये एक ट्रोजन वायरस जो है साइबर अटैक था, ठीक है। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो रैंसम क्या है? रैंसम जो दोस्तों ये फिरौती मांगने वाला है, इसके थ्रू फिरौती की मांग की जाती है। रूट किट की बारे में बात करें तो सिस्टम की गहरी पहुंच छिपाने वाला ये, और स्पाई की बात करें तो ये जासूसी करने वाला मालवेयर का एक प्रकार होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला वालबारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग पेंजिया पे जा सकते हैं, तो पेंजिया दोस्त ये सुपर कॉन्टिनेंट था, बड़ा महाद्वीप था, लेकिन उसके पहले की जो मान्यता है उसका जो बड़ा महाद्वीप था उसे वालबारा के नाम से जानते थे। और उसके बाद जो है जो महाद्वीप को जाना जाता है उसे पेंजिया के नाम से जानते हैं। और गोंडवाना जो है ये पेंजिया का जो है उत्तरी हिस्सा, जो पेंजिया का जो ये दक्षिणी हिस्सा, जो दक्षिणी हिस्सा को गोंडवाना के नाम से जानते हैं। कोलंबिया इसके बाद बनता है, ठीक है। ये एक महाद्वीप है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर विश्व बैंक। इसको हमने पहले जो 23 अगस्त का जो ऊपर वाला शिफ्ट हमने डिस्कशन किया है उसमें भी इसको ये उल्लेख किया, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। तो ये क्वेश्चन देखिए वही ऑप्शन बस घुमा दिया है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझिए। तो वर्ल्ड बैंक जो ये वर्ल्ड बैंक है दोस्तों ये सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। और इसमें वर्ल्ड बैंक का जो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ये कई संगठन इसे मिलकर वर्ल्ड बैंक बनना है। तो इसमें उसका अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है IDA जो है वो गरीब विकासशील देशों के अनुदान और आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए और बुनियादी ढांचे को परियोजनाओं के लिए कम ब्याज पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। ध्यान रखिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो WTO दोस्तों ये वैश्विक व्यापार के नियमों को रेगुलेट करता है। UN दोस्तों ये वैश्विक कूटनीतिक मंच है जहाँ पूरे देश के लोग आकर के बातचीत करते हैं, जो समस्याएं हैं उस पर बातचीत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बात करें तो ये भुगतान संतुलन या वित्तीय संकट से उबरने के लिए शॉर्ट टर्म में लोन प्रोवाइड करता है। देखिए IMF शॉर्ट टर्म लोन देता है, वर्ल्ड बैंक जो है लॉन्ग टर्म में आपको ये लोन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा में दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदों में मानव अधिकार को डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप सामान्यतः इसे पढ़ेंगे तो भी आपको पता हो जाएगा। अस्पृश्यता होगा नहीं, समानता होगा नहीं, आर्थिक प्रणाली होगा नहीं, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देखिए आपको बिना पढ़े भी आप आराम से कर सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन आप बिना पढ़े आराम से नहीं कर सकते हैं। जैसे हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको जानकारी होगा तभी आप एग्जैक्ट प्रश्न का उत्तर लगा सकते हैं। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 अप्रैल हो जाएगा राइट आंसर। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में रचनात्मकता और कलाओं को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रोजन किया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है। और यूनेस्को द्वारा महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची, इनका आप नाम सुने होंगे, इन्हीं के जन्म दिवस पर इन्हें सम्मान देने के लिए इस दिन को जो है विश्व कला दिवस के रूप में मनाते हैं। अन्य ऑप्शन की बात करें तो 13 अप्रैल को दोस्त जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल को दोस्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाते हैं। और 16 अप्रैल को दोस्त ये विश्व आवाज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर आप एग्जैक्ट ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिल रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर आप इस तरह से देखिए ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो ये छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रिस्क लेना कोई मतलब नहीं है। देखिए रिस्क क्वेश्चन 2 टाइप से छोड़े जा सकते हैं, आप उसको पहचान करिए, यार यही तो सीखना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप हल कर रहे हो तो क्या सीखना है, यही तो सीखना है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन हल करने हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, दो तरह से क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। जैसे आपने प्रश्न पढ़ा और ऑप्शन पढ़ा, प्रश्न के बारे में कुछ नहीं पता है ना, ऑप्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो उन क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, मत करिए यार, वो क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा उसको छोड़ दीजिए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कौन छोड़ सकते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है लेकिन ऑप्शन के बारे में कुछ पता नहीं है, वैसे भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। जैसे हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये जो है प्रश्न आपको समझ में आ रहा है कि किस दिन को, लेकिन ऑप्शन नहीं पता है, ऑप्शन में से कुछ नहीं पता है, तो इसको क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो छोड़ना है कौन है कि क्वेश्चन और ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं पता, ऐसे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। और क्वेश्चन समझ में आ रहा है लेकिन ऑप्शन के बारे में एक भी नहीं पता है, तो उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्त अगर आपको ऑप्शन अगर कोई भी 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर लेते हैं कि जैसे ये तो नहीं है, 14 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है, 13 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है, अगर आप एक भी कर लेते हैं तो आप इसमें रिस्क लीजिए, ठीक है ना, आप रिस्क लीजिए, नहीं लेंगे तो आपके आगे पीछे वाला लेगा, ठीक है। रिस्क लीजिए, उसको करिए, ठीक है। अगर आप इसमें एक ये कर लेते हैं तो बाकी इसमें से कोई ना कोई जरूर लगा लीजिए। अगर 2 कर लेते हैं तो दोस्त आप 50% सही करने की संभावना है। जैसे मान लीजिए ये नहीं ये है कोई, तो इसमें से आप जरूर लगा दीजिए, यार थोड़ा गलत ही होगा। अगर आपका गलत हो रहा है किसी और का सही हो रहा है तो आपका नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी का और गलत हो गया, आपका सही हो गया, तो आप उससे आगे निकल जाओगे। तो रिस्क लीजिए, ठीक है ना। जैसे 2 ऑप्शन बच रहा है तो वहाँ जरूर करिए, 3 हो रहा है तो भी करिए, ठीक है, लेकिन 4 नहीं आ रहा है तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी आपको क्या करना है, अपने रिस्क इन सब क्वेश्चन को कैसे करना है आप खुद से डिसाइड करिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है। अनुच्छेद 352 दोस्तों ये राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। और ये जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। सीजीआई की नियुक्ति की दोस्तों 124 आर्टिकल नंबर 124 में प्रोविजन किया गया है। और लोकसभा भंग करने की घोषणा जो है इसका जो है उल्लेख आर्टिकल नंबर 85 में है। नए राज्यों का गठन की घोषणा जो है ये आर्टिकल नंबर 3 में इसका प्रोविजन किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महिलाओं और एससी एसटी समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, स्टैंड अप इंडिया जो है कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये 2016 में स्टार्ट किया गया था महिलाओं और एससी एसटी समुदायों को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। और इसमें व्यापार शुरू करने के लिए 10 से लेकर के 1 लाख तक का ऋण प्रोवाइड किया जाता है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो डिजिटल इंडिया दोस्तों ये ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ाने के लिए किया गया था। जैसे जो डिजिटल इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया तो ऑप्शन में ही है। तो जैसे सरकारी सेवाओं को बढ़ाना है, कैशलेस बढ़ाना है, जैसे हम लोग यूज करते हैं यूपीआई पेमेंट के लिए, ठीक है। तो और अन्य ऑप्शन की बात करें तो स्टार्ट इंडिया क्या है, स्टार्ट इंडिया दोस्तों ये नए व्यवसायों में सहयोग करने के लिए है। स्किल इंडिया दोस्तों ये युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए इसका जो है इस योजना की शुरुआत किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का, सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, हरिहर और बुक्का द्वारा किया गया था 1336 में। विजयनगर साम्राज्य दोस्तों इसका स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में किया गया था। और इसकी जो राजधानी हम्पी थी, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। और इस पर 4 वंश के शासन करते हैं, संगम, सालू, तुलु और बीडू। और देवराय जो है वो संगम सालू तुलु से रिलेटेड थे, ठीक है। तुलु से ये कृष्ण देवराय थे,
संगम से देवराय प्रथम थे और संगम सालू तुलु से जो थे वो कृष्ण देव राय थे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। और बाद में तलिकोटा का युद्ध होता है, कब होता है? 1556 में होता है शायद ना। कमेंट में बताइएगा कि तलिकोटा का युद्ध कब हुआ था जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान जो है वो ये सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो 1206 में उसकी मृत्यु के बाद 1206 में जो गुलाम वंश की स्थापना करता है। और उसके बाद जो है इल्तुतमिश आता है, जो राजधानी को लाहौर से दिल्ली लेकर आता है। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो बलबन जो है, बलबन ये लौह और रक्त नीति इसकी जो बहुत फेमस थी। और अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश का जो शासक था और ये बाजार नियंत्रण जो है ये इसके लिए बहुत ही फेमस शासक रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, डैनियल रदरफोर्ड ने किया था। और ये हवा से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके इस गैस की खोज किया था। जब इसने खोज किया था तो उसने ऑक्सीजन को विषैली गैस कहा था। अन्य ऑप्शन की बारे में बात करें तो रिचर्ड गैटलिन जो हैं वो मशीन गन का खोज किए थे। कार्ल बेंज जो है ये आधुनिक पेट्रोल कार का खोज किए थे। और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो बिजली की छड़ लाइटनिंग रॉड का खोज किया था इन्होंने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो देखिए फेमस आविष्कार हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो फेमस हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा www.gst.government.in हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसमें क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित जीएसटी का सामान्य पोर्टल है। इस पर करदाता अपना जीएसटी पंजीकरण, टैक्स रिटर्न दाखिल जैसे ऑनलाइन काम करते हैं। और अन्य जो ऑप्शन है ये वाला www.government.in जो है ये सामान्य सरकारी साइटों का डोमेन है। और बी और सी जो है ये जो है आधिकारिक पोर्टल साइट नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, नीलगिरी को दोस्तों ये ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ये तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ पे 12 साल में एक विशेष प्रकार का फूल उगता है जिससे पूरे जो है पर्वत जो है वो नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। फूजी पर्वत जो है जापान का जो है ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट एवरेस्ट दोस्तों ये विश्व का सर्वोच्च चोटी है। और हिमालय जो है ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है तो जो है व्यापार घाटा होता है। जैसे अगर कोई एक फैक्ट्री है जहाँ पे अगर 10 रुपये का बिक्री होता है और अगर 15 रुपये का खरीद करके और 10 रुपये का बिक्री कर रहा है तो उसको घाटा होगा। ठीक है, अगर वो 10 रुपये का खरीद रहा है तो 15 रुपये की बिक्री कर रहा है, यानी कि उसका निर्यात जो है उसके आयात से अधिक है तो उसको क्या होगा? उसको फायदा होगा। ठीक है, सरप्लस होगा। तो यहाँ पे जब किसी देश को निर्यात उसके आयात से अधिक होता है, ठीक है, तो उसको क्या होगा? फायदा होगा। जब किसी देश का व्यापार संतुलित होता है तो उसे संतुलित व्यापार कहते हैं। ठीक है ना, बैलेंस्ड कहते हैं। जब किसी देश में कोई व्यापार नहीं होता है तो उसे बंद इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के प्रारंभिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के अखाड़े में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है? ये कुश्ती और पहलवानी होता है। ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा। थोड़े से शांत से धैर्य से इसको पढ़ेंगे तो बड़े आराम से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अगले अन्य ऑप्शन की बात करें तो सिलन बम क्या है? सिलन बम जो है ये सिलन बम ये लाठीमार मार्शल आर्ट है तमिलनाडु का। ठीक है, कबड्डी जो है आप जानते हैं पूरे देश में खेला जाता है, नेशनल लेवल का खेल है। मलखम्ब दोस्तों ये मध्य प्रदेश में पारंपरिक खंभे पर किया जाने वाला एक जिम्नास्टिक खेल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस संस्थान ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त यहाँ पे सी वाला ऑप्शन से होगा, FAO हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नहीं पढ़े ना फिर भी कैसे ऑप्शन के थ्रू कैसे गेस कर सकते हैं? तो बहुत सारे क्वेश्चन को दोस्तों आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। नहीं पढ़े हो ना तब भी आप इसे
एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक ना। बहुत सारे लोग ऐसे ही करके सिलेक्ट होते हैं, तो आप भी ये टेक्निक अपने अंदर डेवलप करिए। कैसे करेंगे ये देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखिए, कृषि से रिलेटेड कौन सा, यही है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक है नहीं, यूनेस्को है नहीं, यूनेप करेगा नहीं। विश्व बैंक क्या है, अभी हमने देखा कि गरीब देशों को जो है दीर्घ अवधि पर लोन देता है। यूनेस्को जो है ये धरोहर स्तर पर कल्चर को बढ़ावा देता है। यूनेप जो है ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है ये इन्वायरमेंट को बढ़ावा देता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है यूनेप, ये FAO जो ऐसा काम करता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें FAO जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है, कृषि क्षेत्रों को और किसानों को रेत धूल से तूफानों से फसलों से होने वाले नुकसान के बारे में उपाय प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी की सतह की प्रकृति पर ये इससे प्रभावित होता है। पहले हम समझते हैं एल्बिडो क्या है। एल्बिडो दोस्त क्या होता है, एल्बिडो जैसे 100% किरण अगर पृथ्वी पर पड़ रही है, 100% आ रही है, अगर उस पर कितने पृथ्वी से अवशोषित हुए अगर वापस चली जाती है, जैसे 80% पृथ्वी ने अवशोषित किया और 20% वापस चला गया, तो 20% को एल्बिडो कहते हैं, जो वापस चला गया टकरा के, परावर्तित होकर के। तो ये कैसे डिपेंड करेगा, तो ये देखिए पृथ्वी की सतह की प्रकृति नेचर पे डिसाइड करता है। जैसे बर्फ पे टकरा के वापस चला गया, जल पे टकरा के वापस चला गया, मरुस्थल पे टकरा के वापस चला गया, ठीक है। तो इसके नेचर पे डिसाइड करता है। अन्य ऑप्शन की बात करें, वायुमंडल में धूल के कणों से, तो देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा। बादल छा जाने से, मेघाच्छादन से भी नहीं होगा, वायुमंडलीय पवन से, इन सबसे होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है। लेकिन ये पृथ्वी से रिलेटेड पूछ रहा है, पृथ्वी का, तो ये सब वायुमंडल के काम है। आप इसको थोड़ा सा लॉजिक से भी हल कर सकते हैं। ये वायुमंडल, ये देखिए वायुमंडल से रिलेटेड है, ये भी बादल छा जाते हैं, आकाश से रिलेटेड है। वायुमंडलीय पवन ये भी आकाश से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा है, सी वाला, पृथ्वी की सतह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, अब कई सारे एग्जाम में मिला होगा आपको। इसमें अन्य ऑप्शन की बात करें तो ये वाला जो है, चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ग्रेगर मेंडल जो है ये अनुवंशिकी की जनक इन्हें कहा जाता है। और रोजालिंड फ्रैंकलिन जो है दोस्त, ये जो है एक्सरे से डीएनए की पहली बार तस्वीर लिया था इन्होंने। तो दोस्त यहाँ से हम क्या, आपको सिर्फ क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन बताने का उद्देश्य नहीं। अगर हमें क्वेश्चन और आंसर बताना होता तो हम 10 मिनट में सारे वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन यहाँ आपको क्या हमको देना है यार, आपको हमें क्वालिटी देना है, क्वांटिटी नहीं देना है, क्वालिटी देना है। आप एग्जाम में जाओ तो ये आपको काम करे। आप एक प्रश्न देखिए, एक प्रश्न से क्या सीख रहे हैं, 4 चीज़ें सीखें आप यहाँ पे, ठीक है ना। एक तो इसका उत्तर पता चला, एक ये सब कुछ पता चला है। तो इस तरह से जब आपको सब कुछ पता चलेगा, इसी तरह से आप इस तरह से पढ़ते हैं, इस तरह से आप पढ़ाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो पहले इस तरह से एनालिसिस करिए। आप नहीं करते हैं तो करिए, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो करिए। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है, ऑप्शन क्या है, राइट आंसर क्या उसका, अन्य ऑप्शन क्यों गलत हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे सब कुछ बता रहे हैं, क्यों गलत है, क्योंकि ये अलग अलग खोज किए हैं। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा, हमने पूरा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इसी रूप में देखिए फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है क्वालिटी देना, ठीक है ना, क्वालिटी देना हमारा उद्देश्य है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उसी से आपको फायदा, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, वीडियो लंबा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। और क्योंकि आरबीआई अन्य बैंकों का पापा है, तो पुत्रों को, जो बेटे हैं, जो भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनको इनकी बात माननी होती है, ठीक है ना, ये इसके अधीन है तो इनकी बात माननी होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ें दोस्त। विमुद्रीकरण आपके टॉपिक में एकदम स्पष्ट लिखा गया है, तो उसको देख लेते हैं। नोटबंदी, विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन, ये एक ही शब्द है। ये 4 बार नोटबंदी हो चुका है। पहली बार 1946 में हुआ था, और लेकिन 4 बार हुआ था कब, देश की स्वतंत्रता के पहले भी हो चुका है 1946 में, लेकिन देश की स्वतंत्रता के बाद 3 बार हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। पहली बार 1978 में हुआ था, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा, ये दूसरी बार कह सकते हैं। 8 नवंबर 2016 को तीसरी बार हुआ, और इसमें 500 और 1000 रुपये का नोट बंद कर दिया गया। और 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो डॉक्टर उर्जित पटेल थे, इसको ध्यान में रखिएगा। 19 मई 2023 को 2000 रुपये का नोट चलन से बाहर कर दिया गया। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी। और इसको
इसको क्यों लाया गया था नोटबंदी को, तो इसका कारण क्या है दोस्त, काला धन को खत्म करना, टैक्स चोरी को रोकना, भ्रष्टाचार को कम करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध इसमें संवेदनशील जानकारी को खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा फिशिंग। फिशिंग के माध्यम से दोस्त फर्जी ईमेल या एसएमएस या वेबसाइट के द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी किया जाता है, संवेदनशील जानकारी, पासवर्ड, ओटीपी जैसी चीज़ों को मांगा जाता है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो मालवेयर क्या है, मालवेयर नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर है। हैकिंग क्या है, तो अनधिकृत रूप से अगर सिस्टम में घुस कोई जाता है, उसको हैक कर लेता है तो उसे हैकिंग कहते हैं। साइबर बुलिंग क्या है, तो इंटरनेट पर किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करना साइबर बुलिंग कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से दोस्त आगे हम देखते हैं। अभी बचा हुआ क्वेश्चन इस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन और इस शिफ्ट के हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन से हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में अवार्ड दिया गया था। गीतांजलि साहित्य के क्षेत्र में सरोजिनी नायडू को ये अवार्ड नहीं मिला था। सरोजिनी नायडू देश की पहली महिला राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। और मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और सर सीवी रमन को 1930 में जो है विज्ञान के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार मिला था। ऐसे क्वेश्चन को अगर नहीं आ रहा है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं कि अगर नहीं आ रहा तो क्या करेंगे। ये देखिए आप पढ़ेंगे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है। आपको यहाँ से सबसे पहले यहीं से इसका उत्तर निकलवा लेना है, ऑप्शन को देखे बगैर, तो आपको पता हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर नहीं मालूम है, ऑप्शन के थ्रू हल करना है, तो आपको पता होना चाहिए साहित्य में पहले पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। तो ये 2 ऑप्शन पहले कट जाएगा। सरोजिनी नायडू पाई नहीं है, मदर टेरेसा को 1979 में, ये आपको इतना मालूम होना चाहिए कि ये जो है बहुत लास्ट में पाई थी। अब आपको 2 ऑप्शन डाउट में आ रहा है, सर सीवी रमन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो आप देखिए, अगर आप किसी तरह से क्लिक करते हैं दिमाग पे, तो सर सीवी रमन को ये विज्ञान के क्षेत्र में पाया गया था, हो सकता है 1930 में या बहुत बाद में मिला हो, तो ये जो है ये भी कट जाता है। तो इस तरह से किसी तरह से गेस करने का अपना क्षमता डेवलप करिए, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को हल करिए। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था जैसे हमने इसको बताया। इसी तरह से कोई कठिन क्वेश्चन है तो कैसे हल करना है, इस तरह से आप सीखिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, हम भारत में जो नोबेल प्राइज़ मिला है, जो भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को, उसको हम देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार जो विजेता कौन कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि साहित्य के लिए मिला था। सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के लिए, हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा, मदर टेरेसा 1979 शांति, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 भौतिकी, अमर सेन 1998 अर्थशास्त्र, VS नायपाल 2001 में साहित्य, वेंकट रमन रामकृष्ण 2009 में रसायन के लिए। और आगे कैलाश सत्यार्थी जो है शांति में 2014 में, अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जर्मनी की राजधानी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला बर्लिन हो जाएगा। ठीक है, और अन्य ऑप्शन की बात करें तो कैनबरा दोस्त ये ऑस्ट्रेलिया का है, अबुजा जो है ये नाइजीरिया का है, मैड्रिड जो है ये स्पेन का है। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए हमने पिछले देखा था, कैनबरा पूछ लिया था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है कि यहाँ पे बस ये नाम चेंज हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसी ऑप्शन को यहाँ पे इधर उधर करके 4-5 क्वेश्चन आराम से बना सकता है। यहाँ पे बस ऑप्शन चेंज हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन को भी पता करिए कि क्यों गलत है। जब उसको गलत करेंगे, गलत जानेंगे, तो एक तो आपको आयोग का माइंडसेट पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन कौन कौन से देशों के बारे में पूछ रहा है, वो आपको रिवीजन होगा। हो सकता है यहीं से पूछ ले कि कैनबरा किस देश की राजधानी है, या ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, स्पेन की राजधानी क्या है, नाइजीरिया की राजधानी क्या है, ये पूछ सकता है। बस ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, बस तरीका यही है, यहीं से सब कुछ बना लेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया था, तो गॉड फादर जो है इसका राइट आंसर जगह डी नंबर मारिया पूजो द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह से दोस्त हमने 38 प्रश्नों को देख लिया। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का 24 अगस्त का। अब हम आगे बढ़ते हैं 24 अगस्त 2024 के सेकेंड शिफ्ट का 38 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर बुलंदशहर में स्थित है। ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। और पूछ लिया अगर दोस्त भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो कुडकुलम तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखिए कुडकुलम है। और पूछ ले भारत का सबसे पहला या सबसे पुराना जो है परमाणु संयंत्र कौन है, तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और अन्य ऑप्शन की बात करें तो कोई मतलब नहीं है। अन्य जो है जो परमाणु संयंत्र है मुख्य जो है, और रावत भाटा जो है राजस्थान में है, कैगा जो है कर्नाटक में है, और कुडकुलम कलपक्कम जो है ये
महाराष्ट्र तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़े, एक लाइन देख लेते हैं। असली प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं खुद से होती है, रोज खुद को बेहतर बनाओ। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्त। असली प्रतिस्पर्धा खुद से है। आपका कंफर्ट, नींद, छोटी छोटी खुशियाँ, शौक, आपके जो खेल, घूमना, सोशल लाइफ, रिलेशनशिप, ईगो, फियर, ये सब चीज़ें आपको रोकती हैं, ठीक है, आगे बढ़ने से। तो इनसे जीतना है, दूसरों से नहीं। जिस दिन इन सबसे जीत जाएंगे खुद ही आप बहुत लोगों से आगे हो जाओगे। तो डिसिप्लिन लगाइए, डिसिप्लिन में आइए, समर्पण को अपनाइए, ठीक है ना, धैर्य से, प्लानिंग के थ्रू, टाइम मैनेजमेंट के थ्रू आगे बढ़िए, तो जरूर आप जो है कंपटीशन में सबसे अच्छे सफल होकर निकलेंगे, ठीक है, अच्छे स्टूडेंट के रूप में निकलेंगे। आगे देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगा। ये दोस्तों ये पाउंड स्टर्लिंग ये विश्व की सबसे पुरानी मुद्राओं में से एक है। ये वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैंक है वो इसे जारी करता है। यूरो की बात करें तो ये यूरोपीय यूनियन का आधिकारिक मुद्रा है। येन जो है ये जापान का है। डॉलर जो है मुख्य रूप से अमेरिका का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस दोस्तों ये सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, GSTIN हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो ये देखिए पहले शिफ्ट में भी हमने ऊपर जब हमने GST पहला क्वेश्चन देखा था तो वहाँ पे हमने इसका उल्लेख किया था। ठीक है, तो देखिए 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में GST से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ये क्वेश्चन आया है। तो GSTIN क्या है? तो GSTIN जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है। और ये GST के तहत पंजीकृत हर कारोबारी को 15 अंकों का पहचान नंबर होता है। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो IGST ये इंटीग्रेटेड GST का एक रूप है, उसका पार्ट है। GST ये मेन GST ही है अपना एक बहुत बड़ा। ठीक है, आगे देखें HSN क्या है? HSN जो है एक HSN कोड होता है जो वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए जो है 6 अंकों का एक कोड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो सी हो जाएगा, राजस्थान जो है बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। और गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। ठीक है, इस तरह से देखिए कृषि से क्वेश्चन पूछा गया। सारे क्वेश्चन सिलेबस से आ रहे हैं दोस्त, सिलेबस से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो सिलेबस से जो है ऐसे क्वेश्चन आप करंट अफेयर से तैयार करिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम को PURA पूरा योजना संदर्भित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा उपलब्ध कराना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त ये पूरा जो है ना, पूरा का फुल फॉर्म क्या है? पूरा का फुल फॉर्म है, ये एक योजना लाई गई थी। ये पूरा का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? गांव से पलायन को रोकने के लिए गांव में शहरी सुविधाएं प्रदान कराना, जैसे बुनियादी ढांचा हो गया, शिक्षा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सुविधा हो गई, एजुकेशन हो गया, रोजगार हो गया। ये सारी चीज़ें आप शहर में गांव में ही प्रोवाइड करा दो, जैसे पलायन रुक जाए, लोग गांव में ही मिलें, सब चीज़ें गांव में ही उनको मिल जाए, तो ये शहर की तरफ फिर क्यों आएंगे? तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, UNDRR। ऐसे क्वेश्चन को बिना पढ़े भी आप लगा सकते हो। देखो यूनेस्को जो है ये वैश्विक धरोहर कल्चर से रिलेटेड है। WTO है, ये क्या है? ये WTO ये व्यापार को रेगुलेट करता है, वैश्विक व्यापार को। WHO ये वैश्विक स्वास्थ्य के लिए रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा है, UNDRR। ये डी से क्या हो गया? डिजास्टर, यहाँ डिजास्टर ऐसे लिंक कर सकते हो, डिजास्टर हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं। ये UNDRR का फुल फॉर्म क्या है? UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हो जाएगा। दुनिया भर में प्राकृतिक और मानव निर्मित जो आपदाओं को नुकसान को कम करने के लिए और सेंडाई फ्रेमवर्क लागू करने का दिशा निर्देश जारी करता है। सेंडाई फ्रेमवर्क अगर पूछ ले तो ये आपदा से रिलेटेड है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए हम सारे ऑप्शन भी बता रहे हैं आपको। ठीक है, ऑप्शन बता रहे हैं ताकि ऐसे क्वेश्चन कैसे लिंक करना है यार। ठीक है, कैसे सही करना है, कैसे गेस करना है, ये सारी चीज़ें आप सीखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, शशि थरूर। ये उनका बहुत ही फेमस जो है ये बुक है। और इसका फुल फॉर्म जो है पूरा नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये शशि थरूर द्वारा 2016 में लिखा गया था। इसमें ब्रिटिश शासन
के द्वारा भारत में आर्थिक सामाजिक शोषण जो उन्होंने किया था, इसका इन्होंने बहुत विस्तृत विवरण दिया है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही फेमस बुक है, तो फेमस बुक ही पूछा जा रहा है। कुछ विदेशी वाला तो काफ़ी कठिन हो जाता है, बहुत बड़ा होते हैं, कहाँ से आप पढ़ेंगे। तो आप कोशिश करिए जो पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और जो आप पढ़ सकते हैं, जो फेमस है उसको आप पढ़िए। और इंडिया का जो है, जो फेमस राइटर है उनका तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, 2018 में शुरू किया गया था। और ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जो था वो डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना और सरकारी विभागों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। G20 देशों में जी अक्षर का अर्थ है, तो ग्रुप ऑफ 20 हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन से हो जाएगा, ग्रुप ऑफ 20 था। ठीक है, G20 में दोस्तों जो 19 देश हैं, 19 देश और यूरोपीय यूनियन, अभी जब देश भारत में हुआ था 2018 में, तो उसमें यूरोपीय यूनियन को शामिल कर लिया गया, तो 21 जो हो जाते हैं इसमें ग्रुप ऑफ 20 में शामिल है। अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ था? जो ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, तो इसको नहीं, सॉरी, ब्राज़ील में नहीं, ये यहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, साउथ अफ्रीका में हुआ था। और ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था वहाँ पे ब्राज़ील में। ठीक है, इसको, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से देख लें। भारत में क्या हो रहा है, ये देखिए भारत में हुआ था 2018 में, भारत में कौन होने वाला है और कौन हो चुका है उसको आप अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, जीवन संबंधी हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान, देखिए अनुसंधान और खोज से ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, जो हमारे सिलेबस में है उस टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ से टॉपिक के ये जो टॉपिक है ना, अनुसंधान और खोज, यहाँ से क्वेश्चन कठिन मैं देखा हूँ, हर चैप्टर में थोड़े से कठिन क्वेश्चन पूछे गए हैं। यही अगर आप ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको कंपटीशन में आगे बढ़ाएंगे, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। तो क्षेत्र आधारित अनुसंधान क्या है? तो क्षेत्र आधारित फील्ड वर्क आधारित शोध क्या है? तो शोधकर्ता वास्तविक परिवेश में जा करके डेटा इकट्ठा करता है, जैसे मानव जीवन, व्यवहार और समाज का प्रत्यक्ष अवलोकन करके। तो ये सब चीज़ें किसको, जीवन संबंधी रिलेटेड, डायरेक्ट वहाँ पे उनसे जुड़ाव के माध्यम से करता है, इसलिए इसे जीवन संबंधी कहा जाता है। ठीक है, अन्य ऑप्शन की बात करें तो ऐतिहासिक जो है अनुसंधान क्या है, इसमें पुराने दस्तावेजों पर आधारित अध्ययन किया जाता है। प्रयोग सिद्ध क्या है, प्रयोग सिद्ध अनुसंधान क्या है, इस पर साक्ष्यों पर आधारित अनुसंधान किया जाता है। प्रयोगात्मक क्या है, तो प्रयोगात्मक अनुसंधान जो है प्रयोगशाला पर आधारित ये किए जाते हैं। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य भूमिका है। आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन की 6 मुख्य एजेंसियां हैं, तो उसमें से एक एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो है उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इनका उद्देश्य है। बाकी सांस्कृतिक आदान प्रदान का बढ़ावा ये यूनेस्को द्वारा किया जाता है। व्यापार को रेगुलेट करना ये WTO द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता का निगरानी यूनाइटेड नेशन की जो अन्य एजेंसियां हैं वो करती हैं। तो ये ऑप्शन के थ्रू भी आप इसको सही कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। NOAA का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा जो है ये 2 ऑप्शन आपको परेशान कर सकते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। आप अगर गेस भी करेंगे तो 2 ऑप्शन मैंने देखा है इसको हल करते हुए, तो मुझे 2 ऑप्शन थोड़े से परेशान किए थे। तो ये इसका जो है NOAA का फुल फॉर्म जो है ये वाला हो जाएगा बी वाला। और ये किया है तो ये USA की वाणिज्यिक विभाग की एक वैज्ञानिक और नियामक एजेंसी है, और ये वैश्विक महासागरों की स्थिति, वायुमंडलीय बदलाव और तटीय संसाधनों का संरक्षण पर शोध और निगरानी का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, असम जो है वो ये ऐसा भारतीय राज्य है जहाँ पे वो उसमें प्रमुख स्थान इसका है। असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है, और इसमें 50% से ज़्यादा उत्पादन चाय का कहाँ पर होता है? असम में होता है। और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे क्षेत्रों में भी चाय का उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असम में होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैप्टन बीना सिंह जो है ये इन्हें नियुक्त किया गया था, इन्हें राजदूत के तौर पर। ये कैप्टन बीना सिंह ये सेवानिवृत्त जो है सरकारी अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्हें कचरे के खिलाफ जंग अभियान के लिए स्वच्छता राजदूत नियुक्त किया गया था, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। विश्वनाथ आनंद ये शतरंज खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर ये क्रिकेटर रहे हैं, आप जानते हैं। विद्या बालन ये प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। ये जो है ये बड़े सेलिब्रिटी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रोटीन संश्लेषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो राइबोसोम का मुख्य काम जो है वो, इसे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसलिए मुख्य कार्य इसका है mRNA को पढ़ करके एमिनो एसिड की मदद से प्रोटीन का निर्माण या संश्लेषण करना है, ठीक है। और अन्य ऑप्शन की बात करें, डीएनए प्रतिकृति जो है ये केंद्रक में होती है। ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में को कहा जाता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। लिपिड संश्लेषण दोस्तों ये चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका SER में होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। वैसे अन्य जो है लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, कार निकोबार यहाँ भी पाया जाता है, लेकिन सबसे जो है मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा वितरण इसका उत्तरी अंडमान में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज इन्हें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो रॉबर्ट कोच जो हैं ये टीबी की बैक्टीरिया की खोज किए थे। जोनास साल्क जो हैं ये पोलियो की वैक्सीन की खोज किए थे। लुइस पास्चर जो हैं ये पाश्चुरीकरण या और रेबीज का टीका की खोज इन्होंने किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगर अन्य ऑप्शन भी आपको मालूम है फिर भी वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वह धन है जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है जिसके लिए आयकर और अन्य कर भुगतान किया जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, सफ़ेद व्हाइट मनी इसे कहा जाता है। देखिए ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर रहता है कि ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस थोड़ा सा शांति से वो काम लीजिए, ठीक है ना। तो थोड़े से जब एग्जाम हॉल में रहें तो प्रेशर लगे तो धीरे धीरे लंबी सांस बीच बीच में लेते रहिए, जैसे प्रेशर जो है कम हो सके। तो ऐसे जब क्वेश्चन हल करें तो ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से हल कर सकते हैं। जैसे कि सफ़ेद मनी जो है ये वैध तरीक़ों से अर्जित किया जाता है, इसका हिसाब किताब रखा जाता है, आयकर इसके लिए आयकर भरा जाता है। जैसे अंबानी हो गए, अडानी हो गए, ये लोग ये अपना पैसा जो है ये इनका वाइट मनी है, ये सबके सामने रखा जाता है, इसका हिसाब किताब होता है, ठीक है। और काला धन इसे छुपाया जाता है। नई मुद्रा जो है ये नई मुद्रा और पुरानी मुद्रा ये मोनेटाइजेशन से रिलेटेड नई मुद्रा जो है अभी 2016 के बाद से जो मुद्राएं आई हैं वो नई मुद्रा हो गई। उसके पहले की जो मुद्रा थी अभी पुरानी, अगर मुद्रा नोट आ जाए 500 की, 1000 की, तो आप कहेंगे ये पुरानी मुद्रा है, ये चलन से बाहर है। नई मुद्रा जो चल रही है उसे कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरिन, ये ऐसा प्रस्तावना में इसका सब उल्लेख है। और ये जो है ये दिखाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, भारत अपने आंतरिक और बाहरी जो है डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। अन्य ऑप्शन की बात करें, पंथ निरपेक्ष, ये सभी धर्मों का समान संरक्षण और उससे तटस्थता की बात करता है, ठीक है, उनको सबका सम्मान करता है। गणराज्य दोस्तों ये गणराज्य का मतलब होता है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है। समाजवाद के बारे में बात करें तो आर्थिक समानता के बारे में बात करता है कि सबको आर्थिक समानता मिलनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली और विंध्य क्षेत्र में स्थित जो है ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मालवा का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मालवा का पठार है दोस्तों, ये ज्वालामुखी से निर्मित है, इसलिए यहाँ पे काली मिट्टी यहाँ की फेमस है। और मारवाड़ का पठार ये जयपुर राजस्थान में है, उसका पश्चिमी एरिया में। छोटा नागपुर पठार ये झारखंड में स्थित है। दक्कन का पठार ये साउथ भारत में स्थित है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। और इनका जो है फेमस बुक है वो एलिमेंट के नाम से है, इसमें इन्होंने ज्यामिति के बुनियादी नियमों का वर्णन किया है।
पाइथागोरस अन्य ऑप्शन की बात करें, पाइथागोरस जो है ये समकोण त्रिभुज का प्रमेय का सिद्धांत इन्होंने दिया है। केपलर जो है ये ग्रहों की गति से नियम इन्होंने दिया था। और अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर इन ऑप्शन को भी आपको मालूम है तो इसको आप राइट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, प्रदर्शन को मापना हो जाएगा। देखिए एनालिटिक्स टूल देखिए हम यूज़ तो करते हैं, जैसे आप हमारा पुराना वीडियो अभी हम लोग जो डाला उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन उसको पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा है। इसके लिए बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू आपको। तो हम वहाँ पे क्या क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं एनालिटिक्स टूल जो है, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि कितने लोगों ने वीडियो को देखा, कितने देर तक देखा है, ठीक है, कौन सा टर्म आपने, और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपने कौन कौन से वीडियो देखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से पता चलती हैं, ठीक है। तो इसका एनालिटिक्स टूल से ये पता चलता है कि आपका किस तरह से जो ऑडियंस है उनका इंगेजमेंट के बारे में पता चलता है, पोस्ट हमारा पोस्ट है उसकी एक्टिविटी के बारे में पता चलता है, यानी कि परफॉर्मेंस प्रदर्शन को मापता है, ये प्रदर्शन को मापता है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, यूजर का एंगेजमेंट, पोस्ट व्यूज, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखा जाता है। अन्य ऑप्शन की बात करें, पोस्ट शेड्यूल करना, ये जैसे पोस्ट व्यू, ये पोस्ट को शेड्यूल करना, इसमें समय प्रबंधन को दिखाता है। जैसे हम देखिए रोज़ 4 बजे हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है, जो लोग उससे जुड़े होंगे आप पोस्ट में जाके देखिए, उसमें रोज़ 4 बजे एक क्वेश्चन आ जाता है, हम उसको रोज़ 4 बजे जैसे डाल देते हैं, वो जैसे कल का क्वेश्चन जो डालना है वो आज हमने फिट कर दिया, वो 4 बजे पड़ जाएगा। तो ये पोस्ट जो है शेड्यूल है, आप उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है, रोज़ 4 बजे एक क्वेश्चन हम डालते हैं, ठीक है। तो पोस्ट शेड्यूल क्या करता है, हमारा टाइम मैनेजमेंट कर देता है कि हम रोज़ एक टाइम पे डालते हैं। आगे देखें, कंटेंट संपादित करना क्या कहलाता है, टूल क्रिएशन कहलाता है, ठीक है। और अवांछित उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक करना जिसे हम किसी को ब्लॉक करते हैं तो सुरक्षा सेटिंग के अंतर्गत आता है, सुरक्षा से संबंधित होता है, ठीक है। सुरक्षा के लिए हम किसी को ब्लॉक कर देते हैं, जो हमें कोई परेशान कर रहा है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटान के लिए रूपरेखा प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा ऊपा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, ये 1967 में लाया गया था, ठीक है। और ये जो है भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली गैर कानूनी और जो आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लाया गया था। अन्य ऑप्शन की बात करें तो ये DIR जो अधिनियम है ये भारत रक्षा नियम से संबंधित है। पोस्को अधिनियम जो है ये बच्चों को यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। और मीसा एक्ट जो है ये इंदिरा गांधी के समय आंतरिक सुरक्षा कानून जो है आंतरिक सुरक्षा कानून था, और जो वर्तमान में इसे निरस्त कर दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हथियार खरीदना है, किस तरह से एक दूसरों का जो है रक्षा को मजबूत किया जाए ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होता है। व्यापार बाधाओं को कम करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक गतिविधियों को रेगुलेट करना, ये सब भी इसका होता है, लेकिन मुख्य जो कारण है वो बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये वार्षिक शिखर सम्मेलन क्या होता है? तो ये भारत और रूस का जो है संबंधों पर आधारित सबसे शिखर सम्मेलन होता है, जो प्रधानमंत्रियों मिलकर उस पर बैठक करते हैं। सर्वोच्च जो है शिखर सम्मेलन मतलब सबसे बड़ा जो है सम्मेलन होता है, ठीक है, देशों के बीच में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या है? तो कंटेंट क्यूरेशन का अर्थ हो जाएगा ए वाला ऑप्शन से होगा अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण, ये राइट आंसर हो जाएगा। जो है इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि कंटेंट क्यूरेशन जो है नया कंटेंट बनाने के बजाय, कोई नया कंटेंट बनाने के बजाय इंटरनेट पे बहुत सारे कंटेंट मौजूद होते हैं, उसी को एडिट करके जो है अपने ऑडियंस में जो है साझा कर देना, ये इसका मतलब होता है कंटेंट क्यूरेशन। और अन्य ऑप्शन की बात करें, बी वाला जो है यहाँ पे अवांछित कंटेंट को ब्लॉक करना, इसका राइट आंसर हो जाता है। ये अवांछित कंटेंट को ब्लॉक करना, ये जो है सुरक्षा से रिलेटेड होता है। ब्लॉक करना मतलब किसी सुरक्षा के दृष्टि से ही तो ब्लॉक किया जाता है। पुराने पोस्ट को हटाना, तो इसे डिलीट, कंटेंट की सफाई, हम जो कोई पोस्ट हटाते हैं तो कंटेंट की सफाई करते हैं। मूल कंटेंट बनाना, जैसे जो मूल कंटेंट बनाना, ये कंटेंट क्रिएशन के नाम से जाना जाता है, कंटेंट क्रिएशन के लिए। यहाँ पे क्यूरेशन जो है ये यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, SAC कोड। SAC कोड क्या है? तो ये जो है SAC कोड जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोड में कितने अंक होते हैं? तो यहाँ पे 6 अंक होते हैं। तो SAC क्या होता है? तो ये सर्विस
अकाउंटिंग कोड होता है इसका फुल फॉर्म। ये जीएसटी के तहत सेवाओं को पहचान और वर्गीकरण के लिए 6 अंकी कोड होता है, ठीक है। और HSN की बात करें, हमने ऊपर भी देखा HSN, ये जो है ये HSN कोड जो होता है वो वस्तुओं की वर्गीकरण का 4, 6, 8 अंकों का कोड होता है, लेकिन SAC जो होता है वो सेवाओं का वर्गीकरण करता है। HSN जो है ये वस्तुओं का और SAC जो है ये सेवाओं का वर्गीकरण करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ द इंडिया। ये देश का जो है 562 रियासतों को एकजुट करके अखंड भारत का इन्होंने निर्माण किया और ये भारत के प्रथम जो है उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री रहे हैं। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र को नेताजी कहते हैं, भगत सिंह को शहीद आजम, जवाहरलाल नेहरू को चचा जी कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1957 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप देख के ही आंसर लगा सकते हैं, रासायनिक हथियार सम्मेलन, CWC इसका राइट आंसर हो जाएगा, CWC हो जाएगा। तो यहाँ पे रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करने की बात कर रहा है, तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है रासायनिक हथियार वाला, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका अन्य हम बात करें तो ये कब लाया गया था? 1957 में लाया गया था, यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो परमाणु अप्रसार संधि जो है ये जो परमाणु हथियारों को जो दौड़ है ना उसको समाप्त करने के लिए से रिलेटेड है, ठीक है। और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध जो संधि है CTBT जो है ये जो है नागरिक और सैन्य उद्देश्य जो है जो परमाणु का यूज किया जाता है उसको उस पर रोक लगाता है, ठीक है। और डी वाला ऑप्शन हो जाएगा जैविक हथियारों से सम्मेलन, जो जैविक हथियार होते हैं उनको रोक लगाया, जैविक हथियारों पर रोक लगाने के लिए इसका प्रयोग ये समझौता हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 1947 में सभी लोग लगा सकते हैं। तो भारत में ब्रिटिश शासन 200 वर्षों तक लगभग शासन किया और जो 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया गया था उसी के माध्यम से सत्ता का हस्तांतरण किया गया, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन की बात करें तो 1964 में क्या हुआ था? तो 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था, 1945 में दूसरा वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था और 1999 में जो है कारगिल का युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था और 1993 तो सभी लोग लगा सकते हैं, लेकिन 28 सितंबर लगाना थोड़ा सा कठिन है, ये आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए तभी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। और इसी के माध्यम से जो है NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना और राज्यों में NHRC और SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसी के माध्यम से बना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1993 में ही बना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत की किस पहल के साथ बढ़ाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैशलेस अर्थव्यवस्था जो है डिजिटल इंडिया के माध्यम से बढ़ाया गया। तो इसमें जो है UPI को लाया गया, फोन पे, पेटीएम लोग यूज करते हैं ना, तो डिजिटल इंडिया के तहत कैशलेस अर्थव्यवस्था बढ़ाने का काम डिजिटल इंडिया के तहत किया गया, तो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। विमुद्रीकरण, इसको हमने देखा, विमुद्रीकरण नोटबंदी से रिलेटेड है। स्वच्छ भारत मतलब स्वच्छता को बढ़ावा देने से रिलेटेड, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 243 भाग 9 में दोस्तों, भाग जो है 9, भाग 9 में आर्टिकल नंबर 243 ए से लेकर 243 ओ तक इसका प्रोविजन किया गया है। पंचायतों का संरचना, गठन, शक्ति, अधिकार, निर्वाचन कैसे होगा, इस सारी चीज़ों का उल्लेख जो है इसी आर्टिकल में किया गया है, ठीक है। अन्य ऑप्शन के बारे में बात करें तो 245 और 246 में दोस्त जो संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों के विषय में वितरण, उसका विषय का वितरण कैसे होगा इसके बारे में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 250 में दोस्त आपातकाल में संसद की विधायी शक्ति के बारे में प्रोविजन किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा, 23 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इसी दिन दोस्तों 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य जो है मौसम और जलवायु के प्रति लोगों को जागरूक करना हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? 23 मार्च हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्त इस तरह से देखिए हमने बता रहे हैं यार, काफ़ी मेहनत किया है इन सब कंटेंट को बनाने के लिए। आपको जो चीज़ें मैं बोल के बता रहा हूँ उसको भी मैंने
बहुत मेहनत किया उसके लिए, ठीक है। तो वीडियो यार लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद और का उत्पादक है? तो खाद का सबसे बड़ा उत्पादक जो हो जाएगा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका राइट आंसर इफ्को जिसे कहते हैं, इफ्को। आप यूरिया मैक्सिमम लोग किसान फैमिली से हैं तो आप इफ्को हर बोरी पे लिखे हुए देखते हैं, ठीक है। तो ये इफ्को जो है भारत में सबसे बड़ा खाद उत्पादक है। अन्य जो है ऑप्शन में इन सब में उत्पादक होता है, लेकिन इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्त वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। वीडियो के बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा दोस्त, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को नए होंगे तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस दोस्तों ये कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 सितंबर को मनाया जाता है। यूएन महासभा द्वारा इसका घोषणा किया गया था अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, और इसका उद्देश्य जो है सभी देशों और लोगों के बीच शांति के आदर्शों को मजबूत करना है और अहिंसा को बढ़ावा देना है। अन्य ऑप्शन की बारे में बात करें तो 14 नवंबर को दोस्त आप जानते हैं कि बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को दोस्त विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और 9 अगस्त दोस्तों 6 अगस्त को 9 अगस्त को आप जानते हैं, याद होगा आपको, परमाणु बम हुआ था, हमला हुआ था जापान पे ना, हिरोशिमा और नागासाकी पे, और इसीलिए 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाते हैं। और इसी 9 अगस्त को दोस्त विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान कहा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चरक संहिता को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। अन्य ऑप्शन तो है ही नहीं है, मैच ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शन के पढ़ के आप आराम से लगा सकते हैं, बस थोड़ी सी धैर्य रखिएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। देखिए सब क्वेश्चन आसान है। अब बात कर लेते हैं चरक संहिता की। चरक संहिता दोस्तों ये महर्षि चरक द्वारा लिखा गया था। ये 8 भाग और 120 अध्याय में है, ठीक है। ये 120 अध्याय में, ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, ये कितने अध्याय में है? तो 120 अध्याय में है, 8 भाग में है। ये आयुर्वेद की बुनियादी और प्रमुख ग्रंथ है। इसमें रोग का निदान कैसे करना है, जड़ी बूटियों का प्रयोग, मानव शरीर की चिकित्सा सिद्धांत का वर्णन इसमें किया गया है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो मनु स्मृति दोस्त ये कानूनी और सामाजिक संहिता है, ठीक है, कानूनी संहिता है। महाभारत दोस्तों ये महाकाव्य है जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच का महायुद्ध का बारे में इस पे वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र दोस्त ये राजनीति का ग्रंथ है जिसे चाणक्य द्वारा लिखा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन से आपका कई क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यही आपका भी उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपको पढ़ना भी चाहिए, एनालिसिस ऐसे ही करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इंदिरा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और एकमात्र महिला, ठीक है। इसके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है। और इंदिरा गांधी जो है 1966 से लेकर के 1967 और 1980 से लेकर के 84 के बीच में ये भारत की प्रधानमंत्री रही हैं। ये अपने जो है निर्णयों के लिए अटल रही हैं। बहुत बड़े बड़े निर्णय इनके दौरान लिया गया है, जैसे आपातकाल और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, ये इन्हीं के भारत पाकिस्तान बांग्लादेश जब बना था, ठीक है। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो सरोजिनी नायडू ये भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश की भी ये पहली महिला राज्यपाल थी। और मायावती दोस्त ये जो है मायावती दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला सीएम है, और ये 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दोस्त, 4 बार, ठीक है। और सोनिया गांधी की बात करें तो ये कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, और सोनिया गांधी जो है राहुल गांधी की माता जी हैं, ठीक है। इस तरह से दोस्त हमने 38 क्वेश्चन को देखा, ठीक है। आपने हमारा यहाँ तक साथ दिया, और जाहिर सी बात है दोस्त अगर यहाँ तक पहुँचे होंगे ना तो आपके अंदर धैर्य है, कंसिस्टेंसी, आप मेहनत करना चाहते हैं, आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा अपने लेवल पे भी मेहनत करिए, जो सिलेबस है उस पर, सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे खुद से भी मेहनत करिए, अपने से पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा विश्वास करिए, अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास करिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का हमने जो एग्जाम हुआ था 24 अगस्त का, उसके दोनों शिफ्टों को हमने जीएस के 76 प्रश्न का एनालिसिस किया। हमने एक एक जो है वीडियो का एक प्रश्नों का सटीक उत्तर देखा और उसका एक्सप्लेनेशन देखा, और अन्य ऑप्शन से जुड़ी भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। ये देखिए थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ी सी रिवीजन हम फास्ट कर पाएँ। आप अपने स्तर पे इतना इकट्ठा नॉलेज करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा यार। इतना 1-1.5 घंटे का वीडियो बनाने में ना, 1 घंटे का वीडियो बनाने में मुझे कम से कम यार 8 से 10 घंटे लगे हैं, ठीक है ना। सारी कंटेंट सब कुछ यार, जो एक एक शब्द आपको दिख रहा है ना, ये लाल और ब्लू, ये ब्लैक, ये सारे मैंने एक अपने हाथों से किया यार, बड़ी मेहनत की आपके लिए, ठीक है। तो 10 घंटे का मेहनत हमने आपको 1 घंटे में दिया है, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो आपको फ़ायदा यार मिला होगा, ठीक है। तो वीडियो के बारे में यार
कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। यही हमें मोटिवेट करता है अगले वीडियो लाने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को रिपीट किया। क्वेश्चन देखिए रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन रिपीट हो सकते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जाम का एग्जैक्ट ट्रेंड आपको समझ में आएगा, किस तरह से क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है। हमारी एक सीमा है यार कि हम एक स्तर तक ही बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ जाएंगे तो आप खुद नहीं देखोगे। अभी कितने स्टूडेंट कहेंगे यार 1 घंटे में सिर्फ 76 क्वेश्चन बताया है। यार 1 घंटे में हम आपको 500 क्वेश्चन बता सकते हैं, तो 500 क्वेश्चन का क्या मतलब है? कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, हाँ, क्वालिटी पढ़ो, हाँ। तो क्वालिटी पे काम करोगे तो सही जगह निशाना लगेगा, ठीक है। तो हमने इन सब चीज़ों का देखिए हमने अच्छे से आपको शायद ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।